Okay, let us start with first question for today. A particle moving with uniform acceleration travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds each. So reading the question correctly is important. First two consecutive मतलब पहले 4 सेकंड में फिर अगले 4 सेकंड में. तो पहले तो जो टाइम इंटरवल्स है दे ईच आर 4 सेकंड. इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज. तो आपको पहले तो इंफॉर्मेशन क्या है वो देख लो. आपको बोला है पार्टिकल विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब केस 1 केस 2 में ए विल बी सेम. travels 24 meter and 64 meter in first two consecutive intervals of 4 seconds each. मतलब in first 4 seconds distance traveled is 24 and in next 4 seconds is 64. 24 and 64 meter in next 4 second is how much? S2 equal to 64 meter. अब इस केस से आपको स्ट्रेट अवे एक इक्वेशन मिल जाएगा. तो S1 इक्वल टू U1t प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ओके, देन एक्सेशन सेम है इसलिए मैंने यहाँ पे A को A ही लिखा है. यू नीड टू नो दिस. टाइम आप डाल सकते हो T1, राइट. S1 is 24, U1 is 0. I was expecting 0 होता तो फिर इनिशियल वेलोसिटी की क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी. तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो दिस इज लेट अस से U. टाइम कितना? 4 सेकेंड. तो ये आ जाएगा 4U प्लस हाफ A. 4 का स्क्वायर 16, 1 and 8. So 24 equal to 4U plus 8A plus 8A. This is what you will have. अब for sure स्कूल में आपने ये सीखा है how to solve simultaneous equations. तो आपको अगर यहाँ पे U की वैल्यू या A की वैल्यू चाहिए होगी तो आपके पास एक इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व नहीं हो सकता. अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए. हमारे पास कितना है? एक है. ये कहां से आया? पहले 4 सेकंड से. नाउ देयर आर टू वेज आउट. एक तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट 4 सेकंड्स, मतलब फिफ्थ सेकंड पे आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ गई, इफ यू नो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एट फिफ्थ सेकंड, क्योंकि पहले 4 सेकंड का डेटा है फिर अगले 4 का डेटा है. लुक एट दिस. दिस इज फॉर नेक्स्ट, मतलब 5, 6, 7, 8. डू यू नो व्हाट इज द वेलोसिटी एट फिफ्थ सेकंड? नो, यू डोंट नो. फिर वापस से इक्वेशन बना नहीं सकते. यू कैन नॉट राइट डाउन सेम इक्वेशन अगेन. तो हम क्या करेंगे? अभी दो तरीके हैं. एक तो V इक्वल टू U प्लस AT यूज करो, मतलब फिफ्थ सेकंड वेलोसिटी कितना है फाइंड कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम है U नहीं पता, A नहीं पता, तो सॉल्व नहीं होगा. फिर क्या करेंगे? फिर ऐसा करेंगे, चलो ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर कोई और मेथड. फिर आप बोलोगे कि ओके, आई डोंट नो व्हाट इज वेलोसिटी एट द फिफ्थ सेकंड, सो आई कैन नॉट यूज V इक्वल टू U प्लस AT. तो फिर क्या करेंगे? हम इन दोनों को कंबाइन देख लेंगे. इन दोनों को कंबाइन अगर आप देखोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 8 सेकेंड्स. सो हियर टोटल टाइम T will be T1 plus T2, that is equal to 4 plus 4, 8 seconds. Total distance will be S1 plus S2, that is 24 plus 64, that is 88. करेक्ट? यहाँ तक समझा? पहले 4 सेकंड में 24 मीटर, अगले 4 सेकंड में 64 मीटर, तो टोटल 8 सेकंड में कितना? 88 मीटर. अब आप अप्लाई कर दो. S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT square. What is S now? ATA. What is U? U initial. We have to find, but you know that it is initial, starting of the motion. क्यों? क्योंकि मैंने अब दोनों को कंबाइन कर दिया ना. मतलब अभी हम कहां से मेजर कर रहे हैं? पहले सेकंड से. फर्स्ट सेकंड पे कितना लिया है हमने? U, तो वहां पे भी U आएगा. तो याद रखना. सो दिस इज U एंड टाइम कितना लोगे आप? 8. वेरी गुड. तो 8U
प्लस 1/2 a पता नहीं t is 8 का स्क्वायर. So this is 88 equal to 8u 64/2 is 32. Very good. So plus 32a. If you look at equation 1 or that other equation, तो इसको तुम further simplify कर सकते हो. You can take out 4 common, है ना. 4 common निकाल ले तो क्या बचता है यहाँ पे, u plus 2a, u plus 2a. 4 कॉमन निकाल लेते, u plus 2a और ये 24 1 जा एंड 6 जा, बराबर 1 जा एंड 6 जा. ओके 6 इक्वल टू 2 plus ua की u plus, थोड़ा जागो, इनिशियल में गलतियां, I will make mistakes here intentionally so as to see if you are paying attention or not. So I want you to speak up if I write something wrong. यहाँ पे u आएगा, यहाँ पे पक्का 2a. Very good. And this is 6, equation number 5. Here you can take out 8 common. Here you can take out 8 common. Here you can take out 8 common. So 88 equal to 8 common, तो u plus 4a. Correct? तो ये 1 जा और ये 11 जा, तो 11 equal to u plus 4a. Equation number 2. अब आपके पास 2 इक्वेशन है और आपके पास 2 अननोन है, दोनों को सॉल्व करो. सिंपलेस्ट वे इज टू सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कौन कौन सा इक्वेशन था, 11 इक्वल टू u प्लस 4a और यहाँ था 6 u प्लस 2a. वेरी गुड. सब्ट्रैक्ट 5 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 5/2. पुट a इक्वल टू 5/2 इन ईदर इक्वेशन नंबर 1 और 2. आपको जहां सब्स्टिट्यूट करना होगा वहां कर लो, 1 में करो या 2 में करो, डजंट मैटर. तो 6 इक्वल टू u प्लस 2 इंटू 5/2, कैंसल. तो 6 इक्वल टू u प्लस 5, तो u इक्वल टू 1. तो इनिशियल वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए. गुड. मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तो पे अटेंशन हियर एंड देन यू विल गेट टाइम टू राइट डाउन. देखो प्रॉब्लम क्या था. प्रॉब्लम ये था कि आपको बताया है कि पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 24 मीटर इन टाइम t1 इक्वल टू 4. तो यू नो जनरल इक्वेशन s1 इक्वल टू ut1 प्लस 1/2 at1 स्क्वायर. ओके s1 इज 24, u पता नहीं, t1 इज 4, तो 4u प्लस a/2 और ये t1 था 4 से 16/2 is 8, तो 8a इक्वेशन नंबर 1. या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, यू कैन से 24 इक्वल टू 4 कॉमन u प्लस 2a, 1 जा एंड 6 जा, तो 6 इक्वल टू u प्लस 2a इक्वेशन नंबर 1. तो पहले 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हुआ उससे हमको एक इक्वेशन मिल गया. इस इक्वेशन में 2 अननोन्स है u एंड a, तो सॉल्व नहीं हो सकता. So what you have to do is, हमको ऐसा ही और एक इक्वेशन चाहिए. Then you try कि हाँ मेरे पास S2 का इंफॉर्मेशन है 64 मीटर, लेकिन हमको टाइम भी पता है T2 is 4 सेकेंड, बट हमको ये नहीं पता कि 4 सेकेंड के बाद, पहले 4 सेकेंड में तो ये सब हुआ, 5th सेकेंड पे इनिशियल स्पीड कितना था नहीं पता, और हम फाइंड भी नहीं कर सकते. क्योंकि इफ आई थिंक कि आई कैन डू दिस, ओके यू कैन डू दिस, तो u प्लस 4 क्योंकि टाइम इज 4 पूरे. तो क्या करोगे, अब प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो गया क्योंकि पहले तो एक इक्वेशन में 2 अननोन थे, यहाँ पे एक इक्वेशन में 3 अननोन आ गए, तो यू कैन नॉट सॉल्व. तो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज से कि लेट अस लुक एट इन टोटल टाइम 8 सेकेंड. तो यू से इन टोटल 8 सेकेंड्स, in total 8 seconds what is happening, in total 8 seconds मतलब total time 8 seconds, total distance is s1 plus s2 which is 24 plus 64 which is 88 meter. Therefore I will use this equation right from the start of the motion and until the end of 8 seconds. पहले सेकंड थे तो 8वें सेकंड तक मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा. 88 time is 8, u is u plus half a 8 का स्क्वायर.
64 by 2 32, so 88 equal to 8u plus 32a. so यहाँ पे आ जाएगा 88 equal to 8 common u plus 4a. तो 1 जा and 11 जा, 11 equal to u plus 4a, equation number 2. Now solving equation number 1 and 2, वो आप सॉल्व करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने. 11 equal to u plus 4a, 6 equal to u plus 2a, subtract, you get 5 equal to 2a, you get a equal to 5 by 2 meter per second square. Put a equal to 5 by 2 in equation number 1 or 2. पहले मैंने equation number 1 में सब्स्टिट्यूट किया था, equation number 2 मैंने लिखा है क्या यहाँ पे equation 2. So I'll put now into and verify if the answer is the same. It will be the same anyways. So u 11 equal to u plus 4 into a is 5 by 2. 1 जा and 2 जा, 5 2 जा is 10. So u equal to 11 minus 10 मतलब 1 meter per second square नहीं second, because this is velocity. So you see, even if you use equation 1 or equation 2, you still get the same answer. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. The position of a particle moving in the xy plane at any time is given by. Even though this is a 2D motion, लेकिन as I told you, as you have seen in the theory classes, 2D motion can be treated as two 1D motions. तो x component अलग से solve कर सकते हो, y अलग से solve कर सकते हो. That is why it's okay to solve this question in 1D also. So you have a particle whose position is given by x equal to 3t square minus 60 meters and y equal to t square minus 2t meters. Select the correct statement about the moving particle from the following. The acceleration of the particle is 0 at t equal to 0 seconds. The velocity of the particle is 0 at t equal to 0 second. The velocity of the particle is 0 at t equal to 1 second. The velocity and acceleration of the particle are never 0. So I will first of all give you full-fledged solution, then I'll tell you how to solve this question orally. And to solve this question orally, you need to know formulas for derivatives. तो पहले तो x क्या है, 3t square minus 16. तो x component is given by 3t square minus 60 and y component is given by t square minus 2t. आप सबको पता है कि बाय द वे वेलोसिटी अगर फाइंड करना है x कंपोनेंट वेलोसिटी, तो आप लोगे डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, dy by dt. अब here when you take derivative, you take derivative of with respect to t 3t square minus 60. Okay, so this is derivative with respect to t. Similarly for y, you take derivative of y with t, so you take derivative of t square minus 2t. Okay, अब आपको रूल्स पता होने चाहिए. मैं पहले 3t square का डेरिवेटिव लूंगा, तो I am writing full-fledged steps. Each step I am writing, but from next time we will solve such questions orally without solving anything. Such questions. यहाँ पे vy आप लोगे d dt of derivative of t square minus derivative of 2t. So this is equal to 3 constant. Very good. t square का डेरिवेटिव आएगा 2t. 3 constant डेरिवेटिव के बाहर लिखा है. Okay, I again write full fledged. So d dt of t square minus 6 dt by dt, that is 1. ये आ जाएगा 2t into 3, 6t minus 6. So Vx is this. And similarly Vy is इसका 2t derivative minus इसका 2 derivative. So you have Vx and Vy. अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला है कि वेलोसिटी विल बी 0 at t equal to 0. बोला है क्या ऑप्शंस में? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 at t equal to, अब t equal to 0 डालूंगा तो Vx 0 नहीं होता है, t equal to 0 डालूंगा तो Vy भी 0 नहीं होता है, तो वेलोसिटी 0 कैसे होगा? नहीं हो सकता, because ultimately velocity v is nothing but under root of Vx square plus Vy square. So at t equal to 0,
Next page. At t equal to 0, Vx is minus 6 and Vy is minus 2. So because none of this is 0, so how come Vx square plus Vy square का root will be 0? It will not be 0. It will be root of 36 plus 4 root of 40. तो ये तो पक्का हो गया कि this cannot be 0. एक्सेलरेशन पे मत जाओ, पहले वेलोसिटी के, क्योंकि हमने पहले वेलोसिटी फाइंड कर लिया ना, तो पहले वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर लेते हैं. वेलोसिटी कहाँ दिखता है? बी और सी में, करेक्ट. तो अगर सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आया तो फिर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम डायरेक्टली बाय फाइंडिंग एक्सेलरेशन. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 at t equal to 1. So if I put t equal to 1, तो Vx आपको मिल जाएगा 6 into 1 minus 6 that is 0, और Vy आपको मिल जाएगा 2 into 1 minus 2 that is both are 0. मतलब at t equal to 1 velocity is 0. It is correct. So option number C. Velocity of the particle is 0 at t equal to 1 because at t equal to 1 Vx is 0, Vy is 0, so Vx square plus Vy square का root will be 0. Okay. अब इस क्वेश्चन को ओरली कैसे सॉल्व करते हैं? डू यू रिमेंबर x was 3t square minus 60 and y was 2t square minus t square minus 2t, t square minus 2t. Okay, so it was t square minus 2t. ठीक है, it was t square minus 2t. Now, if you have good hold on derivatives, फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे और आपको बेसिक पता होगा. वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? dx by dt. मतलब पहला डेरिवेटिव लूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी. अब जहां जहां पे t का पावर 1 है, कहां पे? यहाँ पे और यहाँ पे. सेकेंड टर्म, पहले डेरिवेटिव के बाद वो t तो गायब हो जाएगा बिकॉज dt by dt will become 1. तो क्या बचेगा? सिर्फ एक टर्म ऐसा बचेगा, दोनों में एक टर्म ऐसा बचेगा जहां पे t मिलेगा, क्योंकि ये 3t स्क्वायर का 60 और यहाँ पे 2t है ना, करेक्ट. 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 60 और इसका तो -6, मतलब t नहीं है यहाँ पे. व्हाट आई एम सेइंग इज, थोड़ा सा समझ लो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि Vx मतलब पहला डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो लेने के बाद व्हाट यू विल गेट इज 6t - 6. मतलब कम से कम एक टर्म आप दोनों में से टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम पे डिपेंड नहीं करता एक टर्म. Vy is 2t - 2, करेक्ट, राइट. देन t equal to 0 डाला तो -6 और -2, velocity is not 0. 1 डाला तो yes both are 0, तो ऑप्शन नंबर सी था. अब एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. अब जब मैं और एक बार डेरिवेटिव लूंगा, मतलब मैंने पहले एक डेरिवेटिव लिया, अब सेकंड डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ, और यहाँ 0 क्योंकि एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे बचेगा ओनली 2. बराबर, समझा यहाँ तक? डू यू एनीवेयर सी इट इज टाइम डिपेंडेंट? नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम. तो एक्सेलरेशन एट t equal to 0, at t equal to 1, at t equal to 2, at t equal to 3, at any time it is not going to be 0. मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो हो गई, राइट. और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हमको पता है कि वेलोसिटी 0 हो रहा है बट एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा है, तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. तो नेक्स्ट टाइम जस्ट लुक 3t स्क्वायर - 60, पहला टर्म पहले डेरिवेटिव के बाद there will be t square का t after first derivative. After second derivative none of the terms has time. डिस्प्लेसमेंट का पहला डेरिवेटिव क्या देता है? वेलोसिटी. उसका डेरिवेटिव क्या देता है? एक्सेलरेशन. So now onwards you need to be really quick in doing this. 3t square - 60, 60 - 6, 2t - 2. t पे दिख रहा है, yes. तो टाइम के साथ वेलोसिटी can go to 0. Time के साथ velocity can go to 0, but acceleration is independent of time, so it can not go to 0 at any time. Next question. An alpha particle enters a hollow tube of 4 meter length with initial speed of 1 kilometer per second.
It is excited in the tube and comes out with a speed of 9 km per second. The time for which it remains inside the tube is, well, very good. Question बहुत simple है, extremely simple question. But why I am taking this question is because I want to introduce what is alpha particle. Do you know what is alpha particle? Helium atom का nucleus. It is nucleus of helium atom. So you should know helium atom. Helium atom में क्या होता है? You have how many electrons? 2. Where are these 2 electrons? In the first orbit. तो पहले ही orbit में 2 electrons है. And then you have 2 protons and 2 neutrons inside the nucleus. So helium atom minus electrons, मतलब 2 electron छोड़ दो तो whatever is left is only nucleus. इसको बोलते हैं alpha particle. So alpha particle has 2 protons and 2 neutrons. अब फिलहाल I am not taking higher level questions on this, but you will keep saying this alpha particle somewhere. So alpha particle is nucleus of helium. आपको बोला है कि an alpha particle enters a hollow tube. तो मान लो ये ट्यूब hollow है. Imagine this is hollow tube. और यहाँ पे it is entering with the initial speed of how much? 1 kilometer per second. 1 kilometer मतलब 1000 meter per second. And the same particle is coming out from this tube with a final speed of 9 kilometer per second, मतलब 9 into 10 power 3 meter per second. Okay. Then और इसका ट्यूब का लेंथ कितना है? 4 meter. They are asking you the time for which it remains inside the tube is. The time for which it remains inside the tube is. So if I use V equal to U plus AT, V पता है, U पता है, A you don't know. A नहीं पता तो T find नहीं कर सकते. So what are the options you have as far as formulas are concerned? ये है नहीं हो सकता क्योंकि फिर A भी नहीं पता, T नहीं पता. V square equal to U square plus 2AS. यहाँ पे टाइम आया ही नहीं, लेकिन बट वी आई नो व्हाट इज V, you know what is U, you know what is S. Yes, तो यहाँ से A मिल जाएगा, तो यहाँ से A फाइंड करके you will put it there. तो अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं? अब तक हम दो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, फिर A फाइंड करेंगे, फिर A की वैल्यू ऊपर के इक्वेशन में डालेंगे. बट नाउ यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. अब आपको क्या करना है? straight away V equal to U plus AT, but A from here is V square minus U square upon 2S. तो अगली बार से ये दो फॉर्मूला का काम नहीं करेंगे. We will directly use this here. चलेगा? आपको पहले A फाइंड करके रखना है तो up to you. I don't prefer doing that. सीधा यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो. What is V? 10 power 3. What is U? 10 power 3 plus इसका स्क्वायर. V का स्क्वायर is 81 into 10 power 6 minus U का स्क्वायर is only 10 power 6 upon 2 into distance was 4 मीटर दिया था ना? Yes. और यहाँ पे था T और वो T ही आपको करना है फाइंड. गुड. तो अब what you can do is 9 into 10 power 3 equal to 10 power 3. इसमें से 10 power 6 कॉमन. 10 power 6 कॉमन अगर निकाल लिया तो 81 minus 1. 81 minus 1 नीचे कितना है? 8. 81 minus 1 कितना? 80. ऊपर 80 और नीचे 8. 10. ये 10 और ये आ गया T. अब ऐसा करो, बिकॉज यू सी लेफ्ट हैंड साइड में 10 पावर 3 है, यहाँ पे पहले टर्म में 10 पावर 3 है, तो 10 पावर 3 को निकाल लो कॉमन. तो यू विल हैव हियर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 9 into 10 पावर 3 था, राइट हैंड साइड में 10 पावर 3. पहले टर्म में से कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? 1. दूसरे टर्म में 10 पावर 6 और 10 पावर 7 था, उसमें 3 कॉमन निकाला तो कितना बचेगा? 10 पावर 4. राइट. और बाद में आखिरी में T. एक याद रखना, ये T सिर्फ सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाइड है, तो सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे है ये T. गुड. ये और ये कैंसल. 9 equal to 1 plus T पावर 10 पावर 4 into T, ये आ गया 8.
equal to, क्योंकि 9 minus 1 is 8, so t will be 8 upon 10 power 4, that is 8 into 10 power minus 4 second. Oh look, you have option number D. अगर यहाँ पे कैलकुलेशंस आपके गलत होने के चांसेस आपको लगते हैं, तो then find out A first and then put value of A in B plus V equal to U plus AT. So it is now up to you. How do you want to do this? Next question. A body starts from rest from the origin with an acceleration of 6 meters per second square along x-axis and 8 meters per second square along y-axis. Its distance from the origin after 4 seconds will be. वापस से दो 1D motion है, तो you have a body starting from rest, okay, from the origin, and acceleration is 6. So what is given to you is u. What is ux? मतलब basically rest पे था, ax is 6 meter per second square. आपको पूछा है what is the distance after 4 seconds. तो distance के लिए आपको पता है sx equal to uxt plus 1/2 ax t square. तो sx पहले फाइंड कर लो, x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट u तो 0 है, तो 0 प्लस 1/2 ax कितना था 6, टाइम कितना बोला है 4, तो दिस इज 1 जा 3 जा, दिस इज 16 3 जा 48 है ना, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 मीटर. देन similarly sy you can solve, sy equal to uyt plus 1/2 ayt square, और आपके पास इंफॉर्मेशन है वापस से uy equal to 0. अब जब बॉडी रेस्ट पे होता है तो दोनों कंपोनेंट रेस्ट पे होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि ux is 0 uy is not 0, right? If the body is at rest, both components are at rest. और ax कितना बोला है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दोनों के लिए सेम. ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ x कंपोनेंट के लिए टाइम 4 सेकंड और y कंपोनेंट के लिए 6 सेकंड. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो टाइम इज टाइम. तो यू विल हैव हियर sy फाइंड करना है, uy 0 है, हाफ ay इज 8, t is 4 का स्क्वायर, 1 and 4 का 16 4 का is 64 मीटर. तो अब आपको मिल गया sx और आपको मिल गया sy. आपको पता होना चाहिए finally it will be sx square plus sy square. तो रूट ऑफ 48 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर. वेरी गुड. यहाँ पे गए, अटक गए. 48 का स्क्वायर कैसे फाइंड करें? फिर आप लोग स्टार्ट कर देते हो 48 into 48, 64 into 64. This is not correct way of doing calculation because you will waste your time. What do you notice? Do you notice this was 16 3s? Very good. 16 3s. And do you see this is 16 4s? हो गया आपका काम यहाँ पे. तो I will write down 48 की जगह पे 16 into 3 का स्क्वायर प्लस 16 into 4 का स्क्वायर. इससे क्या होगा कि दोनों टर्म्स में से कम 16 स्क्वायर कॉमन निकलेगा. 16 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर. 16 स्क्वायर रूट के बाहर मतलब 16, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 होता है, पता होना चाहिए. 9 plus 16 is 25. तो 9 plus 16 is 25. 25 का रूट इज 16 5 is 80. तो ऐसा सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी. तो याद रखना, ये डायरेक्टली बड़े बड़े नंबर्स को 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर करने गए तो गए. इट विल वेस्ट योर टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, good. The displacement of a particle is given by y equal to a plus bt plus ct square minus dt to the power 4. The initial velocity and acceleration will be, initial मतलब t equal to 0. तो डायरेक्टली यहाँ पे मत डाल देना t0. अगर if you put t0, second term, third term, fourth term are all
0. Y equal to constant. Y equal to constant मतलब this is you sitting here with for 1 hour, not moving. Position is not changing. If position is not changing, velocity is 0, acceleration is 0. ऐसा नहीं करती. आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले तो वेलोसिटी फाइंड करो, और मैंने बताया वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो, dy by dt. यहाँ पे सर dy लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे एक ही डायमेंशन है. ओके, तो पहले टर्म का डेरिवेटिव 0 क्योंकि पहला टर्म क्या था, कांस्टेंट. दूसरे का कांस्टेंट बाहर निकाल के dt by dt 1. ओके, तीसरे का कांस्टेंट बाहर निकाल के इसका डेरिवेटिव 2c, तो 2c t. d बाहर निकाल दिया 4t क्यूब. ये आ गया आपका वेलोसिटी का इक्वेशन, b प्लस 2ct माइनस 4dt क्यूब. वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी पुट t इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म 0 एंड थर्ड टर्म 0, तो क्या आएगा, ओनली b प्लस b. ऑप्शन नंबर a और c में है. तो अब इसका मतलब अब हमको एक्सेशन फाइंड करना पड़ेगा. एंड बाय द वे ऑप्शन ए हो सकता है, देखते हैं whatever it is. So let us find out acceleration. What is acceleration? Derivative of velocity. What was velocity? b plus 2ct minus 4dt cube. तो अब यहाँ पे पहला टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0. दूसरा टर्म 2c कांस्टेंट बाहर dt by dt 1, और तीसरे में 4 डी टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर और 4 12 डी टी स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन हियर. यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा. ओके, तो 12, यस करेक्ट, पर फर्क नहीं पड़ता है हमको बिकॉज एक्सेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 विल बी ओनली 2c बिकॉज यहाँ पे t 0 डालोगे तो इट विल बिकम 0, राइट. तो यू हैव ऑप्शन नंबर C. अब वेट अ मिनट, हाउ टू डू दिस ओरली. लुक हियर, जब पहला डेरिवेटिव लोगे तो a 0, सेकेंड टर्म में से b बचेगा, फिर आने वाले दो टर्म में t रहेगा. तो यहाँ पे आएगा 2ct, यहाँ पे आएगा 4dt क्यूब. तो वेलोसिटी में पहला टर्म जो है वो आएगा b, दूसरे टर्म में t और t है, तो जब t इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये टर्म और ये टर्म विल बिकम 0, मतलब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू b. तो ऑप्शन नंबर a और c में से एक. जब सेकेंड डेरिवेटिव लोगे, इमेजिन यू हैव टू गो, ओके फॉलो मी, व्हाट इज ओरिजिनल इक्वेशन, a इक्वल y इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt रेज टू 4 माइनस dt रेज टू 4. वेलोसिटी के लिए पहला डेरिवेटिव लिया जाएगा, करेक्ट. इसका डेरिवेटिव क्या, 0. दिस इज हैपनिंग इन योर ब्रेन, नॉट ऑन द पेपर. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इज ओनली b. इसका डेरिवेटिव 2ct, इसका डेरिवेटिव 4dt. वेरी गुड. वेलोसिटी इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, दिस विल डिसअपियर, दिस विल डिसअपियर, ओनली b. एक्सेलरेशन निकालते वक्त वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी का इक्वेशन में ये तीन टर्म्स थे. पहला टर्म कांस्टेंट है 0, दूसरा टर्म का डेरिवेटिव 2c मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ t, राइट. इंडिपेंडेंट ऑफ t मतलब t 0 डालूंगा तो भी ये नॉन जीरो रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि अगला टर्म आप करोगे तो 12dt स्क्वायर, तो a at t equal to 0 will be 2c, right? Good. So this is how you are supposed to solve this question. तो आगे धीरे धीरे होगा, don't worry. Slowly you will be able to solve the questions orally. Next question. The x and y coordinates of a particle at any time t are given by. So x equal to 70 plus 4t square and y equal to 5t. X is in meter, y is in meter, t is in seconds. Acceleration of the particle at t equal to 5.
अब यू हैव टू टेल मी, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एक्स कंपोनेंट और y। मतलब आप पहले फाइंड करोगे वी एक्स, और वो कैसे फाइंड करते हो, डी एक्स बाय डी टी। टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 70, 4t स्क्वायर 8t। एक्सीलेंट, वेरी गुड। vy is dy by dt, what is this, 5। वेरी गुड। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी नाउ x component will be dvx by dt. What is derivative 7? 0, and this is 8, and this is 0, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा vy क्या है, कांस्टेंट है। vy 5 है, टाइम तो है नहीं उसमें, तो ये आ गया 0। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे, क्योंकि आप बोलोगे a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। क्योंकि y कंपोनेंट था ही नहीं। अब जब y कंपोनेंट नहीं था तो लिखना क्यों है, सिंस देयर इज नो y कंपोनेंट यू शुड नो a इज जस्ट इक्वल टू ax बिकॉज़ देयर इज नो y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो डन, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So by the way, if you want to show this motion with the help of graphs, you have two options. What you can do is you can either plot velocity time or acceleration time. So by the way, यहाँ पे time axis तो fix रहेगा हमेशा। X axis मतलब हम time axis रखते हैं, और Y पे हम लोग displacement velocity या acceleration रखते हैं, acceleration and velocity। अब आपके पास a की वैल्यू आई 8, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, इट इज ऑलवेज 8। तो दिस इज, यहाँ पे आप बताओगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ग्राफ ऑफ दैट मोशन। बट इफ यू शो वेलोसिटी, इट मीन्स दिस, इट मीन्स दैट थीटा विल बी कांस्टेंट, बिकॉज थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो tan थीटा इज कांस्टेंट। So same motion, in case when you plot acceleration against time, it is a line parallel to time axis. But if you show velocity time graph, क्योंकि constant acceleration का मतलब क्या, rate of change of velocity is constant। मतलब पहले एक सेकंड में अगर 1 मीटर पर सेकंड था, तो दूसरे में 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे में 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। So constant acceleration also means rate of change of velocity is the same, but velocity is changing, but it is changing linearly, क्योंकि acceleration is slope of velocity time graph, theta constant मतलब a constant। clear, ये same है। this and this two graphs are exactly the same graph। तो a की वैल्यू 8 फिक्स वैल्यू, तो it will not change with time because it time independent था। you see there is no time here, तो always 8। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या, मतलब ये कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज इक्वल होगा। 0 पे अगर 0 था, एक सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड है, तो अगले एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड। अगर पहले 0 था, एक सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड है, तो 2 के बाद 2, 3 के बाद 3, 4 के बाद 4। तो दिस इज व्हाट इट मींस। सो दिस इज कांस्टेंट acceleration, this is also constant acceleration। good, so that's it for today, we will stop at this question।